हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे लेटर मुगल से। मुगल हम सारे कर चुके हैं। लास्ट जो मुगल रूलर थे वो थे औरंगजेब। तो आज हम कुछ लेटर मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही वीक रूलर्स थे। उनमें से सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह ने रूल किया था 1707 से लेकर 12 तक का। इनका ओरिजिनल नेम था मुआजम और इनको टाइटल दिया गया था शाह आलम वन का। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ने 1 साल के लिए ही रूल करा था। ये गद्दी पर बैठे थे विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान और इन्होंने आते ही जो जजिया टैक्स लगाया जाता था उसको खत्म कर दिया था। फिर थर्ड रूलर आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक गद्दी पर बैठे थे और ये थ्रोन पर बैठे थे विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स कौन थे? एक थे अब्दुल्ला खान और दूसरे थे हुसैन खान। इन दोनों की हेल्प से ये गद्दी पर बैठे थे। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने रूल करा था 1719 से लेकर 1748 तक। इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो नादिर शाह थे वो 1738 और 1739 में वो इंडिया में आए थे और इंडिया से तख्त तौस, जिसको पीकॉक थ्रोन कहते हैं, और कोहिनूर डायमंड दोनों के दोनों ही चुरा कर ले गए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 54 तक रहे थे। अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का ही जनरल था। वो पहले दिल्ली में आया, फिर धीरे धीरे उन्होंने पंजाब और मुल्तान में जो मुगल थे उनको भी हरा दिया। फिर इनके बाद आता है आलमगीर टू। आलमगीर टू जो था वो 1754 में आया था और 59 तक रहा था। अहमद शाह ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था। बाद में फिर जो दिल्ली था उसके अहमद शाह के बाद दिल्ली को फिर दिल्ली में आ गए मराठास। फिर नेक्स्ट रूलर आता है शाह आलम टू। शाह आलम टू जब आया था 1759 में तो उस टाइम पे दिल्ली में कौन था? नासिब खान। और नासिब खान इतना पावरफुल था कि शाह आलम को दिल्ली में एंटर करते करते ही 12 साल लग गए थे। 12 साल का टाइम लगा था उनको दिल्ली में एंटर करने में ही। तो फिर जाकर वो कहीं दिल्ली पे जाकर राज किया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं अकबर टू। जो अकबर टू थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर थे और इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं करा। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे और जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का उस टाइम पे इनको उन्होंने लीडर डिक्लेयर कर दिया था बहादुर शाह टू को। और जैसे ही रिवोल्ट खत्म हुआ तो बहादुर शाह टू को रंगून में डिपोर्ट कर दिया, रंगून भेज दिया गया 1858 में और वहीं पे इनकी 1862 में डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की। मुगलों के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो मुगल एम्पायर था वो सूबाज में डिवाइडेड था। सूबाज क्या होते हैं? सूबाज होते हैं प्रोविंसेस, मतलब कि ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस में वो डिवाइड था, अलग अलग प्रोविंसेस बनाए हुए थे। और जो हर प्रोविंस होता था, हर प्रोविंस भी आगे डिवाइडेड था। उसमें सरकार होता था, परगनास होते थे और ग्राम्स होते थे। मतलब कि जो एक प्रोविंस होता था, एक सूबा होता था, उसके भी अलग अलग पार्ट्स बने होते थे। जैसे एक परगना हो गया, एक ग्राम हो गया, एक सरकार हो गया, मतलब सूबास भी आगे डिवाइडेड होते थे। इसके अलावा कुछ टेरिटोरियल यूनिट्स भी होते थे, जैसे कि खलीसा हो गया। खलीसा क्या होता था? रॉयल लैंड, जो कि राजा की कुछ जमीनें होती थी उसको बोला जाता था खलीसा। और कुछ जगीर्स होते थे। जगीर्स मींस ऑटोनॉमस जो राज्य उस टाइम पे होते थे उसको बोलते थे जगीर्स। फिर होते थे इनाम। टेरिटोरियल यूनिट में इनाम क्या होता था? इनाम्स होते थे गिफ्टेड लैंड्स, जो किसी को लैंड गिफ्ट की जाती थी। और मेनली जो लैंड गिफ्ट की जाती थी वो होती थी वेस्ट लैंड। और अगर हम अकबर के टाइम की बात करें तो अकबर के टाइम में 15 सूबास हुआ करते थे और बाद में फिर धीरे धीरे औरंगजेब के टाइम तक आते आते 15 से बढ़कर सूबास हो गए 20। अकबर जो थे उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक। मतलब कि कोई भी बंदा जो वहां पे काम करता था, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री का हो, उनको हर किसी को मनसब दिया जाता था, एक रैंक दिया जाता था। मतलब कि जितने भी नोबिलिटी राजा के अंडर काम करते थे, चाहे वो मिलिट्री में काम करते हो या सिविल में, हर किसी को रैंक दिया जाता था, एक मनसब दिया जाता था।
और जो मुगल मनसब होते थे वो डुअल होते थे, मतलब कि एक बंदे को दो रैंक दिए जाते थे। कौन कौन से? एक तो जात रैंक होता था उसका, और एक होता था सवार रैंक। जात रैंक मींस उसका एक पर्सनल रैंक होता था और उस हिसाब से उसका स्टेटस होता तय किया जाता था। मतलब एक जात रैंक होता था, पर्सनल रैंक उस बंदे का, और एक होता था सवार रैंक। सवार रैंक मींस जितने उसके पास हॉर्समैन है, जितने वो ज्यादा से ज्यादा हॉर्समैन मेंटेन करके रख सकता था, वो होते थे उसके सवार रैंक। सवार रैंक में नंबर ऑफ हॉर्समैन होते थे, उसके अकॉर्डिंग उसका रैंक दिया जाता था। जिसके पास ज्यादा सवार रैंक होते थे उसका जो रैंक होता था वो अच्छा होता था, जिसके पास कम होते थे उसका जो रैंक होता था थोड़ा नीचे वाला होता था। मनसबदार जो थे उनकी फिर आगे तीन कैटेगरीज होती थी मनसबदार की भी। एक मनसबदार होते थे, एक अमीर होते थे, और एक होते थे अमीर उमड़ा। पे के अकॉर्डिंग जो थे, पे जो थे, पे के अकॉर्डिंग जो पेमेंट करते थे उसके दो मोड होते थे पे करने के। जो मनसब को पेमेंट दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, कुछ भी कह सकते हो, उसके दो टाइप्स होते थे। एक तो नकदी सैलरी दी जाती थी, नकदी मींस कैश के थ्रू उनको पे किया जाता था। दूसरा होता था जगीरदार। जगीरदार मींस पेड थ्रू जगीर्स, कि जितनी उनको सैलरी मिलनी होती थी उसकी जगह पे उनको जगीर्स पे करते थे। मतलब डायरेक्ट राजा नहीं उनको पे करते थे। एक तो नकदी पे कर दी जाती थी कि उनको डायरेक्टली हर महीने या जो भी सिस्टम होता था उसके हिसाब से उनको डायरेक्टली कैश दे दिया जाता था। दूसरा होता था कि जगीरदार होते थे, मतलब कि उनको जगीर पे करते थे, जगीर के थ्रू उनको पेमेंट मिलती थी, डायरेक्टली राजा से पेमेंट नहीं मिलती थी। फिर जो जहांगीर थे, जहांगीर ने द्वासपासी आसपा सिस्टम शुरू करा था। द्वासपासी आसपा सिस्टम में क्या होता था कि अगर किसी का सवार रैंक बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि उसका जात रैंक भी बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही पर्सन का सवार रैंक तो हाई हो रहा है बट जात रैंक सेम का सेम ही रह सकता है, क्योंकि सवार रैंक तो हॉर्समैन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा ना। अगर उसके घुड़सवार ज्यादा हो गए, हॉर्समैन ज्यादा वो मेंटेन कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसका सवार रैंक तो बढ़ जाएगा बट जात रैंक वही का वही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। शाहजहां जो था, शाहजहां ने जामादामी और महाना जगीर सिस्टम शुरू करा था। जामादामी सिस्टम में क्या होता था, इसमें मंथली स्केल होता था। तो धीरे धीरे फिर जगीरदारी और अग्रेरियन क्राइसिस आई, जिसके चलते हुए जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे कि कंकूट मेथड होता था। एक कंकूट मेथड में एस्टिमेट लगाया जाता था कि जिसके पास जितनी भी जमीन है उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उसको रेवेन्यू देना पड़ता था। फिर सेकंड मेथड था राई। राई में यील्ड पर यूनिट एरिया देखा जाता था कि किसी की जितनी यील्ड हो रही है पर यूनिट एरिया, उसका कुछ जो शेयर है वो एज अ रेवेन्यू देना पड़ता था राजा को। थर्ड मेथड आता था जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम में जो क्रॉप्स की यील्ड होती थी उसके बेस्ड उनको पैसा देना पड़ता था, रेवेन्यू जो होता था वो उससे कलेक्ट किया जाता था कि जितनी उसकी यील्ड हुई है पर्सन की, जितनी उसके पास जमीन है, उस जमीन से जितनी यील्ड हुई है उसके बेसिस से उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। फिर आता है 10 साला बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। इसमें क्या होता था, ये एक स्टैंडर्ड मेथड था कलेक्शन का बेस्ड ऑन द रेट्स ऑफ क्रॉप। मतलब कि क्रॉप की रेट्स के बेसिस पे वो कलेक्ट करते थे, और ये वाला जो सिस्टम था इसको हर 10 साल के बाद फिर से असेस किया जाता था, इसको चेंज किया जाता था। और ये वाला जो सिस्टम था जब्ती सिस्टम, इसको शुरू करा था टोडरमाई ने। जगीरदारी सिस्टम में क्या होता था, जगीरदारी सिस्टम में लैंड असाइन करी जाती थी जगीरदार की सैलरी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो हर मनसबदार होता था उसको कैश में नहीं सैलरी मिलती थी, उसको कैश पेमेंट नहीं दी जाती थी। कुछ को तो दी जाती थी कैश पेमेंट, बट सबको नहीं दी जाती थी कैश पेमेंट। उसमें होता क्या था कि जितनी कैश पेमेंट उसको देनी होती थी उसके प्रोपोर्शन उसको लैंड दे दी जाती थी कैश की बजाय। तो ये होता था जगीरदारी सिस्टम। फिर इसके अलावा एक होता था मदद माश, जिसको स्यूरघल और इनाम भी बोलते हैं। तो ये उस टाइम की कुछ लैंड ग्रांट्स थी जो लोगों को दी जाती थी इन फेवर ऑफ रिलीजियस असाइनमेंट। मतलब कि रिलीजियस असाइनमेंट की, उनके रिलीजन के लिए उनको कुछ ग्रांट्स दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, और उन लैंड ग्रांट्स को मदद माश और स्यूरघल भी बोलते थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मुगल कल्चर की। मुगल कल्चर की बात करें तो बाबर ने उस टाइम पे 2 मॉस्क बनाई थी। कौन कौन सी? एक तो बनाई थी कबूली बाग पानीपत में, और दूसरी बनाई थी संबाल रोहिलखंड में। हुमायूं की टॉम किसने बनाई थी? वो उन्हीं की विडो हाजी बेगम ने बनाई थी हुमायूं की टॉम।
एक फतेहपुर सीकरी में भी बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम था पंचमहल, और ये भी मुगल टाइम पे ही बनी हुई है। जो पंचमहल है वो बुद्धिस्ट विहारा प्लान से बनी हुई है। इसके अलावा मरियम पैलेस हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, ये बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी के एंट्रेंस में बनाया गया है। जो फतेहपुर सीकरी है उसके एंट्रेंस पे एक गेट बनाया गया है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा, और ये बनाया गया था गुजरात विक्ट्री के बाद, उसको याद करने के लिए, सो दैट कि बुलंद दरवाजा देखकर ये याद किया जा सके कि ये गुजरात विक्ट्री हमने करी थी, और उसके बाद फिर वो बुलंद दरवाजा वहां पर बनाया गया था। इसके अलावा सलीम चिश्ती टॉम्ब है। सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब थी उसको बाद में जहांगीर ने पूरा का पूरा मार्बल में बना दिया गया था, और ये पहली ऐसी मुगल बिल्डिंग है जो कि प्योर मार्बल की बनी हुई है। इसके अलावा बीरबल का पैलेस हो गया, तानसेन का पैलेस हो गया, ये सारे के सारे ही फतेहपुर सीकरी के अंदर बने हुए हैं। अकबर ने अपनी टॉम्ब बनानी शुरू करी थी सिकंदरा में, बट बाद में उसको कंप्लीट करा था जहांगीर ने। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी का आर्किटेक्चर है ना, वो सारा का सारा ही रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, और जो वो आर्किटेक्चर है फतेहपुर सीकरी का वो बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर है। ऐसा आर्किटेक्चर कहीं भी उस टाइम पे नहीं बना था। नूरजहां जो थी, नूरजहां ने बनाया था इत्मादुद्दौला, जिसको मिर्जा गियास बेग्स मार्बल टॉम्ब भी बोलते हैं, और ये बनाया था नूरजहां ने आगरा में। और ये उस टाइम की पहली ऐसी बिल्डिंग है जहां पे कि पीतरा दियोरा टेक्निक का यूज किया गया था। पीतरा दियोरा टेक्निक क्या है, इसमें फ्लोरल डिजाइन्स बनाए जाते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज करके। तो ये है पीतरा दियोरा टेक्निक जो उस टाइम पे पहली बार यूज करी गई थी। किसने यूज करी थी? नूरजहां ने यूज करी थी आगरा में। इसके बाद फिर जहांगीर आया। जहांगीर ने भी बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें बनाई जो कि मतलब जो जहांगीर ने बहुत सारी चीजें बनाई जहां पे उसने रेड सैंडस्टोन की जगह पे मार्बल का यूज किया। पहले तो रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, बट जहांगीर ने फिर मार्बल का यूज करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसने पीतरा दियोरा टेक्निक यूज करनी शुरू कर दी। पहले तो बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन की बनती थी ना, अब उसने रेड सैंडस्टोन की जगह पे मार्बल यूज करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ पीतरा दियोरा डेकोरेटिव के लिए पीतरा दियोरा टेक्निक यूज करनी शुरू कर दी। इसके अलावा लाहौर में जहांगीर ने मोती मस्जिद बनाई थी, और लाहौर में ही शादरा में उन्होंने एक मौसोलियम भी बनाया था। अगर हम मॉस्क बिल्डिंग की बात करें तो उस टाइम पे मॉस्क बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बनाई जाती थी, अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच चुकी थी। उसके अलावा और कहीं पे भी अच्छी मॉस्क मतलब किसी को भी अच्छी मॉस्क बनाने की टेक्निक नहीं पता थी। तो इनकी जो मॉस्क होती थी, इनके टाइम की जो मॉस्क बनी हुई है वो बहुत ही गजब की मॉस्क है। अगर हम बात करें ताजमहल की, तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था जो कि अभी भी 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने जामा मस्जिद बनाई थी। इसके अलावा शाहजहां ने और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी आगरा में, जैसे कि मोती मस्जिद बनाई थी। जो मोती मस्जिद है वो उस टाइम के ऐसी मॉस्क थी जो कि पूरी की पूरी मार्बल की बनी हुई थी। खास महल बनाया था उन्होंने, मुस्मान बुर्ज बनाया था। मुस्मान बुर्ज को जैस्मीन पैलेस भी कहा जाता है, और जैस्मीन पैलेस में फिर जो शाहजहां थे वो अपने लास्ट के टाइम पे वहीं पर रहते थे। 1637 में उन्होंने शाहजहानाबाद की फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी, जहां पे फिर बाद में रेड फोर्ट बनाया गया एंड तख्तो तौस बनाया गया। तख्तो तौस मीन्स पीकॉक थ्रोन। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने जो बिल्डिंग बनाई थी वो उन्होंने बनाई थी रेड फोर्ट में मोती मस्जिद। रेड फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाई थी। और इसके अलावा औरंगजेब ने एक अपनी वाइफ की याद में, उनकी वाइफ थी राबिया दौरा की याद में उन्होंने एक टॉम्ब बनाई थी जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा, और ये औरंगजेब ने बनाया था। इसके अलावा औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद भी बनाई थी। और कुछ पेंटर्स की अब बात कर लेते हैं। हुमायूं के टाइम में जो 2 मेन पेंटर्स थे वो थे मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। अकबर की कोर्ट में जो मेन पेंटर्स थे, फेमस पेंटर्स थे, वो थे दसवंत एंड बासवान, और अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास, ये जहांगीर की कोर्ट के फेमस पेंटर्स थे। और जो जहांगीर थे वो इनका आर्ट वर्क देख के एक पिक्चर ही देखकर वो उसमें अलग अलग पहचान देते थे कि कौन सा काम किस आर्टिस्ट का किया हुआ है। वो उनकी पेंटिंग से ही पहचान जाते थे कि ये पेंटिंग किस आर्टिस्ट की बनाई हुई है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।
नेक्स्ट हम मराठा सिस्टम शुरू करेंगे, मराठा सिस्टम नहीं बोलेंगे, मराठा कॉन्फेडरेसी जो भी है, आगे मराठास के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।